तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की. वी टॉक्ड अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करके हमने एनर्जी निकाली. ठीक है, वो एनर्जी कितनी आई थी? 3/2 RT. और जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक हीट से कैसे रिलेटेड है? एनर्जी इक्वल्स स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर. तो यहाँ से ये वाली जो क्वांटिटी है ये स्पेसिफिक हीट है. तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. और फिर हमने मेयर फार्मूला का यूज करके Cp निकाल लिया यहाँ से. जैसे Cp माइनस Cv किसके बराबर था? R के बराबर. तो यहाँ से Cv कितना आ गया? Cp माइनस R. वेट हमने Cv निकाल लिया ना, Cp चाहिए. Cp क्या आ जाएगा? Cv प्लस R. और ये कितना आ गया? 3R/2 प्लस R, 5R/2. ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज किया. Cp और Cv निकले. Cp और Cv निकल गए तो गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट्स का रेशो है. ठीक है, Cp/Cv. तो जब हमने ये रेशो निकाली तो ये रेशो 1.67 आती है. तो ये काइनेटिक थ्योरी की प्रेडिक्शन है कि जब भी आप किसी गैस के लिए गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1.67 होगी. पर हमने देखा था कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए वैल्यू 1.6 ही आ रही है ना. जैसे कि आर्गन, हीलियम. आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है. दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशो आती है वो आती है 1.67 आर्गन के लिए एंड हीलियम के लिए 1.66. तो मोनोएटॉमिक के लिए तो हमारी काइनेटिक थ्योरी वैलिड है. ठीक है, पर जब डायटॉमिक कोई गैस ली जाती है जैसे हाइड्रोजन, तो उसके लिए 1.41 वैल्यू है. तो डायटॉमिक के लिए वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है. इसका मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है. तो वो मॉडिफिकेशन क्या है? देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये सिर्फ कौन सी एनर्जी कंसीडर करती है? ट्रांसलेशनल एनर्जी. ट्रांसलेशनल एनर्जी. ठीक है, पर क्या और तरीके की एनर्जीज भी पॉसिबल हैं? बिल्कुल. कौन कौन सी? रोटेशनल एनर्जी पॉसिबल है, वाइब्रेशनल एनर्जी पॉसिबल है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. यस सर. अगर आपके पास एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स और उनके बीच का एक बॉन्ड. जब दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा तो वो एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा. अब ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है. इसकी रोटेशन की ओरिएंटेशन कैसी है? देखिए, ये इसका आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कुछ ऐसे रोटेट कर सकता है. ठीक है, जैसे वो फेरिस व्हील होता है ना, मेले में हम जाते हैं जिसमें बच्चे बैठ के क्या करते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे. एक फेरिस व्हील होता है जिसपे आप बैठेंगे और वो गोल गोल घुमाएगा आपको. ठीक है, यस सर. तो वहां पर जिस तरीके से लोग घूमते हैं वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट. ठीक है, तो इसकी 3 ओरिएंटेशंस वैसे पॉसिबल हैं. एक ये भी पॉसिबल है ना, इस एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरीके से. ठीक है, एक मैंने वहां पर ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, पहली ओरिएंटेशन, ये दूसरी ओरिएंटेशन, और एक तीसरी ओरिएंटेशन भी पॉसिबल है. पर यहां पर एक चीज पे गौर कीजिएगा. जब आप इस ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ये वाली, तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सब बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं. तो जब एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है वो 2 तरीके से रोटेट कर सकता है. ठीक है, 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, इसलिए उसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाती हैं. अभी मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि रोटेशनल एनर्जी किस वजह से आ रही है, क्योंकि वो रोटेट कर सकता है 2 ओरिएंटेशन से. ठीक है, अच्छा, वाइब्रेशनल कैसे आती है? वाइब्रेशनल ऐसे आती है कि मान लीजिए जब टेम्परेचर हाई है तो ये जो बॉन्ड होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये रिजिड नहीं रह जाता, फ्लेक्सिबल हो जाता है एक स्प्रिंग की तरह.
तो क्या होगा, अब ये वाइब्रेट भी करना शुरू कर देंगे, ये एक दूसरे के पास भी आएंगे और ये एक दूसरे के पास आने के बाद धक्का मारेंगे एक दूसरे को तो दूर भी जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल कुछ वाइब्रेशंस शो करना शुरू कर देता है। तो आप समझ रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो सिर्फ ये वाली एनर्जी की बात कर रहा था, ट्रांसलेशनल, बट रोटेशनल एनर्जीज भी पॉसिबल है जब डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये ट्रायटोमिक 3 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। वाइब्रेशनल्स भी पॉसिबल हैं जब हायर टेम्परेचर की बात हो रही है, और ये चीजें कंसीडर करना क्या है, जरूरी है। तो अब जब हम एनर्जी को लिखेंगे तो हम एनर्जी को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, F/2 kBT, जहां पर F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए अगर हम बात करें, फॉर मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ली जाती हैं। कैसे, देखिए ये एक सिंगल एटम है, ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव करे, वाई एक्सिस भी की तरफ भी मूव कर सकता है, जेड की तरफ भी। तो मतलब 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, ओरिएंटेशंस नहीं बोलेंगे पर 3 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं इसके लिए जाने के लिए। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके पास। ठीक है, अच्छा क्या वाइब्रेशन और रोटेशन नहीं लेंगे? अब अकेले ही है तो ना रोटेशन लेते हैं ना वाइब्रेशन लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो 3 हमारे पास मोनोटॉमिक के लिए। तो जब आप 3 वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाती है, 3/2 kBT। ठीक है, और अगर आप चेक करें जो हम पीछे रिजल्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, तो हम 3/2 की फॉर्म में ही ले रहे थे। समझ रहे हैं आप? यही ले रहे थे ना आप, 3/2। तो ये 3 किस वजह से आ रहा है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है तो आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाएगी, हाउ टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 3 डायमेंशंस में निकाल रहे हैं आप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 3 डायमेंशंस, तो फॉर्मूला लगेगा 3n-k, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और k क्या है, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, मैं कंस्ट्रेंट एक बार आपको समझा देता हूं। मान लीजिए जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अकेला है, कहीं भी जा सकता है, पर जैसे दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ एक रिजिड बॉन्ड के साथ अटैच हो गया, तो क्या ये लेंथ फिक्स है? ये लेंथ फिक्स है ना, रिजिड है ना बॉन्ड, ये लेंथ चेंज नहीं होगी। तो जब ये मॉलिक्यूल यहां है तो इसके इतने डिस्टेंस पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ही आएगा, तो बाधा है ना, ये कंस्ट्रेंट है। आपके हाथ के साथ किसी और का हाथ बांध दिया जाए तो फिर आप उतना फ्री थोड़ी ना रह जाओगे, दोनों अकेले अकेले तो कहीं भी मूव कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. पर जैसे हाथ बंधे हुए हैं आप 2 लोगों के, तो एक एक तरफ जाने की कोशिश करेगा, दूसरा दूसरी तरफ, पर कंस्ट्रेंट होने की वजह से क्या हो पाएंगे, उतने फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब ये बॉन्ड जो है, ये फिक्स बॉन्ड है इनके बीच में, तो कंस्ट्रेंट मोशन, जैसे हम क्लासिकल में पढ़ रहे थे, तो कुछ इस तरीके से समझिए कि के क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है। 3 डायमेंशन में ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर 2D मोशन है तो 2n-k, और अगर 1D मोशन है तो n-k। और ये तीनों रिलेशंस वैलिड है लोअर टेम्परेचर्स पे। वैलिड एट लोअर टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये बॉन्ड रिजिड नहीं रह जाते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती हैं वाइब्रेशन की वजह से। पर जब आप ये फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो तो इन अबव रिलेशंस, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इन अबव रिलेशंस बोथ ट्रांसलेशनल and rotational modes are included. ठीक है,
ये जो ऊपर रिलेशन दिए हुए हैं इनमें दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करें, लेट्स से हम बात करें किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल के तौर पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये एक बॉन्ड आ गया। तो अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 3n-k। यहाँ n का नंबर कितना है, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो n कितना हो जाएगा 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। और कितने कंस्ट्रेंट है, एक ही बॉन्ड है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करिए, एक बॉन्ड है तो k का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इधर 1 पुट कर दिया, तो आ गया 6 - 1 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। सभी को? यस सर। ठीक है। तो जो CV की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाती है, FR/2, जैसा कि हमने पहले देखा। तो यहाँ पर F की जगह 5 डाला तो 5R/2 क्या आ गया, CV की वैल्यू। अगर CV निकल गया है तो CP भी निकल जाएगा। CP कितना है, CV प्लस R, तो कितना हो जाएगा 5R/2 प्लस R, ये हो जाएगा 7R/2। और जब आप गामा निकालेंगे CP/CV तो वो आ जाएगा 7R/2 अपॉन 5R/2, तो आ गया 7/5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.4। एग्जैक्टली मैच करेगा जो कल मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी कि डायटोमिक के लिए वैल्यू 1.4 ही आती है सभी के लिए। तो ये मैच कर गया कि नहीं कर गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, हम ट्रायटोमिक केस की बात करते हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना, ठीक है, कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे थे। हम एनर्जीज मिस कर रहे थे जो रोटेशन की वजह से आती हैं और जो वाइब्रेशंस की वजह से आती हैं, ठीक है। तो हमने अपने KTG जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो हम मॉडल यूज़ कर रहे थे उसमें क्या किया है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड की हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैसे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है लीनियर ट्रायटोमिक, फर्स्ट इज लीनियर ट्रायटोमिक। तो लीनियर ट्रायटोमिक का मतलब है कि 3 एटम्स होंगे और एक ही लाइन में होंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम 3n-k अगर यूज करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 और कंस्ट्रेंट कितने हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लीनियर ट्रायटोमिक के साथ एक होता है हमारे पास नॉन लीनियर ट्रायटोमिक। नॉन लीनियर का मतलब है सीधा नहीं होगा, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें भी 3 है पर एक ऐसा है नॉन लीनियर, और नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें इंक्रीज होंगे, तो कितने हो गए 3। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3n-k, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, कितना हो गया 9 - 3, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे बॉन्ड इंक्रीज हो जाते हैं तो डिग्री फ्रीडम कम हो जाती है ना। देखा आपने, जैसे बॉन्ड 2 ही थे तो फ्रीडम ज़्यादा थी, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है तो जो एनर्जी जो हम एक्वायर कर सकते हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी इस केस में क्या आ जाएगी 7R/2, इस केस में 6R/2। तो आप समझिए कि जितना हमारे पास फ्रीडम है, आज़ादी है, एनर्जी उतनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये एक तरीका है क्या निकालने का, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का। एक और मेथड भी है जिसे मैं आपको सिखा देता हूँ। उसमें आप सिर्फ ये काउंट करते हैं कि अगर आप टोटल एनर्जी लिखते हैं तो आपने सिर्फ इतना काउंट करना है कि स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी हैं। सो अल्टरनेट मेथड एक क्या है,
count the square terms, count the square terms in energy expression. ठीक है, जो आपने टोटल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखनी है, उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उसको आप ऐड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा. जैसे मोनोटॉमिक गैस है, तो मुझे बताइए मोनोटॉमिक गैस में जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास क्या रोटेशनल एनर्जी होगी? नो सर. वाइब्रेशनल भी नहीं होगी, सिर्फ काइनेटिक होगी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ऐसे लिख दूं हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है. और क्योंकि ये v जो है ये वेक्टर है ना, वेलोसिटी का वेक्टर है, तो आप इसे तोड़ के कैसे लिख सकते हो? हाफ m कैसे वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे. यस सर. तो स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है? 1 2 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3. बोलिए क्लियर? यस सर. ठीक है. अब हम इसी तरीके से डायटोमिक की बात कर लेते हैं. तो डायटोमिक के लिए देखिए, ये आपके पास मॉलिक्यूल ये कैसे घूम सकता है? ये दो ओरिएंटेशन से घूम सकता है. तो देखिए दो ओरिएंटेशन से जब ये घूम सकता है तो आप काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हो जब कोई लीनियर मोशन शो करता है, हाफ एम वी का स्क्वायर. जब आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए लिखोगे ना इससे, तो आप सिर्फ इतना करोगे, हाफ तो हाफ रहेगा, मास की जगह आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे और वेलोसिटी की जगह आप एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ले लोगे. ये चीज समझ में आ गई? यस सर. तो जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक एनर्जी तो उसके लिए भी सेम आ जाएगी, हाफ एम उसके लिए एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, फिर वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, फिर जेड कंपोनेंट वेलोसिटी का. ये चीज़ तो सेम है, प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. वैसे तो आप तीन डायरेक्शंस में लिख सकते हो, पर एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इतना छोटा होता है कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो हम दो ही डायरेक्शंस में लेंगे. जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में. ठीक है. तो अब स्क्वायर वाली टर्म्स काउंट कर दीजिए. तो कितनी स्क्वायर टर्म्स हैं? तीसरे वाले में 0 आ जाएगा, x की तरफ 0 आ जाएगा. ठीक है. तो स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 5 होगी. ठीक है. बोलिए क्लियर हुआ ये? यस सर. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? F/2 kBT. और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3 थी. तो एनर्जी कितनी होगी? 3/2 kBT. तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kBT एनर्जी है. तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? 1/2 kBT. और जब आप 3 बार यही चीज ऐड करते हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तब बनाना ये 3/2 तब बनाना ये जब आपने 3 बार ऐड करा. तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएट करती है. तो जितनी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सभी के साथ हाफ केबीटी एनर्जी एसोसिएट करती है. इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास आधे केबीटी एनर्जी ये होगी. ठीक है. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी एनर्जी होगी. बोलिए क्लियर हुआ इतना? यस सर. ठीक है. अब मान लीजिए ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है
और अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, तो ये बॉन्ड, अब मैं इसे ऐसे ड्रॉ नहीं करता, मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैंने स्प्रिंग क्यों बनाया यहां पर, बिकॉज अब ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस शुरू कर देगा, ठीक है। तो मुझे बताइए लोअर टेम्परेचर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले थे हमने डायटोमिक केस में? कितने? 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के, 5। अब क्यों, क्या होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो ये बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो चुका है, तो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो अगर एक बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो गया है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं। अगर एक वाइब्रेशनल मोड आया है हमारे पास, फॉर वन वाइब्रेशनल मोड देर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यही जो डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हायर टेम्परेचर पर है और एक वाइब्रेशनल मोड इसमें ऐड हो गया है, तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 + 2, देयर विल बी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नाउ। बोलिए क्या चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गई है। तो ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से सचेत कर रहा हूं। अगर लीनियर ट्रायटॉमिक, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर, देयर इज अ लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी बोल सकता है, लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल इज एट अ हायर टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। एक ये तरीका बोल सकता है, लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन वाइब्रेशनल मोड्स आर एडेड। बात वही है, या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या फिर आप क्या करिए, ऐसा बोल दीजिए कि वाइब्रेशनल मोड ऐड कर दिए हैं। बात तो सेम ही है ना। तो निकालिए जरा कितने आएंगे। 11। यस सर। लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आ रहे थे? 7 आ रहे थे। अब क्योंकि देखिए यहां पर 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड्स है और एक बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे? 2। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। बोलिए ठीक है, यस सर। समझ गया आप लॉजिक? ठीक है। अब देखिए, तो हम एक जर्नल केस स्टडी कर लेते हैं। अगर हमारे पास लीनियर n एटॉमिक है, n एटॉमिक मतलब कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, लीनियर n एटॉमिक, तो उसके लिए हम एक जर्नल फॉर्म यूज कर सकते हैं, 3/2 kBt प्लस kBt प्लस 3n-5 kBt, 3/2 kBt 3n-5 kBt, ठीक है। लीनियर है और n एटॉमिक है, ठीक है। तो ये वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल, और ये वाला जो आ रहा है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन। तो हम इसे अगर रिड्यूस करके लिखें, तो जब आपके पास लीनियर n एटॉमिक दिया होगा और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने होंगे टोटल कितने हैं, तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, 3n-5/2 kBt। वैसे जितना हमें ज़रूरी है वो इसके पीछे पीछे सीख लिया हमने, ये सारी चीज़ें कि ज्योमेट्री से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, 3n-k फार्मूला यूज़ करके, और वाइब्रेशन का आप वैसे ऐड कर रहे हैं, तो उससे भी बात बन जाएगी, है ना। पर ये एक जर्नल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, इसे हमें याद करना होता है, 3n-5/2 kBt, ठीक है। अगर नॉन लीनियर नॉन प्लेनर है, इफ नॉन लीनियर नॉन प्लेनर
नॉन लीनियर अभी बताया था ना कि क्या होता है, एक लाइन में नहीं होंगे सारे, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्म आएगी, 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt प्लस 3n-6 kBt, ठीक है। तो ये वाला किसके लिए आ गया, रोटेशन के लिए, ये वाला किसके लिए है, ट्रांसलेशन के लिए, और दिस वन इज़ फॉर वाइब्रेशन। तो अगर हम इसे रिड्यूस करके लिखें कुछ इस तरीके से तो आ जाएगा 3n-3 kBt, ठीक है। तो ये याद भी किया जा सकता है, वरना जैसे मैं निकालता हूँ तो मैं तो पिछले मेथड को प्रेफर करता हूँ कि 3n-k वाला फॉर्मूला याद रखा और वहाँ से चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। Yes, तो sir. कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ज़रा 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। मान लीजिए अमोनिया है, हम अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट अमोनिया, अमोनिया को कैसे लिखते हैं, NH3, ठीक है। तो इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दीजिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अमोनिया, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अमोनिया, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। चलिए जरा ट्राई कीजिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कुछ ऐसे अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। और नाइट्रोजन इस वाले से भी अटैच्ड है, इस वाले से भी अटैच्ड है, इस वाले से भी अटैच्ड है। ये डैश्ड लाइन बता रही है कि वो पीछे का बॉन्ड है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जरा निकाल दीजिए। एट 8 आई। यस सर बॉन्ड कितने हैं काउंट करो। सो 4 नहीं, देखो ना 4 कैसे, यस सर 6 बॉन्ड है टोटल, यस एक सर इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच में, एक इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच में, एक ये, और हाइड्रोजन राइट हाँ 3 तो हाइड्रोजन के बीच में अपने ही हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट कितने हैं टोटल, 6 कंस्ट्रेंट हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 3n-k, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12-6 कितने, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इधर। यस सर अरे भाई समझ गए, यस सर ठीक है। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर निकल कर आए हैं, और इन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रांसलेशनल और रोटेशन वाले दोनों हैं। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला जब आप निकाल रहे हो तो ये इंक्लूड्स बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों ही आगे इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपको बोल दे कि हायर टेम्परेचर है, ठीक है, लेट्स से, या किसी ने ऐसे बोल दिया कि 2 वाइब्रेशनल मोड एक्साइट किए, ज़रूरी नहीं है सारे एक साथ ही हो जाएं, हो सकता है 2 ही पहले वाइब्रेशनल मोड एक्साइट हों। तो जब 2 वाइब्रेशनल मोड एक्साइट होंगे
तो एक वाइब्रेशनल मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं? 2 2 आते हैं। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे? 4। एक वाइब्रेशनल मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जमा 6 कितने हो गए? 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए जब 2 वाइब्रेशन के मोड एक्साइट किए। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अगर 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएंगे। अगर एक ही वाइब्रेशन मोड एक्साइट हुआ तो 8 हो जाएंगे। बोलिए अब क्लियर हो गया ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट यस Yes, सर। sir. सभी को? Yes, sir. ठीक है। पर देखिए इसके भी क्या हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इस कंसेप्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है कि लिक्विफिकेशन जो होती है गैस की, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती है इससे। ठीक है, लिक्विफिकेशन एक्सप्लेन नहीं हो पाती है तो क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है? कि मॉलिक्यूल्स मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो पास आ जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो उनको लिक्विफाई होना है तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर हम आइडियल गैस में ये मान के चलते हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो रियल गैस जो कि आइडियल गैस से थोड़ी डिफरेंट है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसे वंडरवॉल गैस भी बोला जाता है। वंडरवॉल्स गैस। ठीक है, तो ये मान के चल रहे थे हम कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, हम आइडियल गैस की अगर बात करें, पहले हम साइड में आइडियल गैस के बारे में लिख लेते हैं। आइडियल गैस में हम बोलते हैं कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक ये बात बोल रहे थे हम, और दूसरी बात हम ये बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि उनका साइज नेग्लेक्ट किया जा सकता है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। पर ऐसा नहीं है, साइज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। हालांकि रियल गैस आइडियल बिहेव करती है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है, वो उतना इम्पैक्ट प्ले नहीं करती है। आप समझ रहे हैं ये क्यों बोला जाता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर? लो प्रेशर का मतलब है कि उनका नंबर कम रखा जाएगा, तो वैसे दूर दूर होंगे एक दूसरे से, और टेम्परेचर हाई होगा तो वो इतने फास्ट मूव कर होंगे कि इंटरेक्ट करने का समय नहीं लगेगा। तो रियल आइडियल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, अब पर वंडरवॉल गैस में क्या है, इंटरेक्शन भी है मॉलिक्यूल्स के बीच में और उनका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है PV = nRT, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की क्या है जरूरत है। मतलब प्रेशर भी करेक्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देयर नीड्स टू बी ए करेक्शन इन प्रेशर एंड देयर नीड्स टू बी करेक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं। तो प्रेशर देखिए क्या होगा, जो रियल गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम आता है। ठीक है, रियल गैस का प्रेशर जो है वो आइडियल के प्रेशर से कम आता है। क्यों? तो प्रेशर में से कोई टर्म घटेगी। ठीक है, मैं -P' कर देता हूं ये। अब ये आइडियल के प्रेशर में से ये कम क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि जब प्रेशर किस वजह से, कोलिजन्स की वजह से, ये गैस है हमारे पास किसी कंटेनर में। अब ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहे हैं किसके साथ? दीवार के साथ, एक दूसरे के साथ। तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर उसी वजह से है ना, टकराने से ही। मान लीजिए आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, तो प्रेशर घट नहीं जाएगा वॉल्स पे? समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगर वो एक दूसरे को खींचने लग पड़े तो प्रेशर घट नहीं जाएगा। तो जो रियल गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल से कुछ कम आता है। अब ये वाला जो फैक्टर है P', ये डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स पे, और मतलब तो ये डिपेंड करेगा नंबर डेंसिटी पे भी। अब देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी इंटरेक्शन बढ़नी जाएगी इनके बीच में। आप इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे एक कमरा है जिसमें 3 लोग हैं, ठीक है, तो कितने हैंडशेक्स होंगे। अगर 2 लोग हैं तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, एक ही हैंडशेक हुआ। अगर 2 के बजाय 3 लोग होंगे तो एक आदमी 2 लोगों से हैंडशेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इंटरेक्शन बढ़ गई। अगर 10 लोग हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सभी एक एक आदमी 9 लोगों से हैंडशेक कर रहा है। बोलिए क्लियर हो रही है बात। तो इंटरेक्शन कब ज़्यादा है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पी प्राइम टर्म है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसकी पावर 2 पे। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन वी की पावर 2। तो जो रियल प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, पी आइडियल माइनस ए एन बाई वी की पावर 2, ठीक है। तो प्रेशर में करेक्शन हमने देख ली। अब देखिए वॉल्यूम में भी करेक्शन होगी। तो वॉल्यूम में जो करेक्शन होगी, रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम है, क्योंकि हमने वॉल्यूम निगलेक्ट किया था, पर वॉल्यूम निगलेक्जिबल नहीं होगा, तो वॉल्यूम में कुछ एडिशन करना पड़ेगा। तो मैं उसे v प्राइम से लिख देता हूं। अब ये जो v प्राइम है देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के, ठीक है। और यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हम उसे b से लिख देते हैं। ये जो b है इसे बोला जाता है बिगनेस फैक्टर, बिकॉज हम मॉलिक्यूल्स के साइज की बात कर रहे हैं, तो बिगनेस फैक्टर। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन दोनों करेक्शंस को, आइडियल गैस इक्वेशन पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखने के बजाय पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी लिखा है, मतलब आई फॉर आइडियल। तो प्रेशर की करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो प्रेशर कैसा आ जाएगा, देखिए आपको पी आइडियल लिखना है ना, तो पी आइडियल क्या आ जाएगा, क्या आप इसे दूसरी तरफ ले जाओगे, पी रियल प्लस ए एन बाई वी का स्क्वायर, ठीक है। और वी आइडियल क्या आ जाएगा, वी रियल माइनस वी प्राइम, मतलब बी एन। आप समझे, हमें आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ी ना, तो पी आई और वी आई की वैल्यू डालेंगे, तो वी आई यहां से निकाल लिया और पी आई यहां से निकाल लिया, तो लिख दीजिए पी रियल प्लस ए एन अपॉन वी पूरे का स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। और ये आपके पास वंडरवॉल इक्वेशन निकल कर आ गई है। दिस इज द वंडरवॉल इक्वेशन। बोलिए क्या ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये भी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां हैं, पर ये काम करती है तो वी यूज इट। तो आपको समझ में आया कि आइडियल गैस इक्वेशन कहां पर फेल हुई, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी अजम्पशंस में, और वो उसको ठीक करना जरूरी था। तो ये 2 करेक्शंस हैं, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। इधर वी रियल लिख देते हैं ना, वी रियल माइनस बी एन या एन बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, यहाँ पर हम रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे और इसके आगे जो भी बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट और आगे की चीज़ें। तो मुझे बताइए